आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हमारा जो सिलेबस है वो चलता है एसी जनरेटर तक। आर्टिकल सिर्फ दो ही हैं, आर्टिकल 2 इसके अंदर है। हमारे पास मोशनल ईएमएफ, फैराडे लॉ और लेंज़ लॉ, मगर साथ में हमें ना वो भी करना पड़ जाता है सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, ठीक है। और फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे एसी जनरेटर। ये हमारा मेजर जो हमने कवर करना है। और फिर जो इसका जो चैप्टर नंबर 15 का जो नेक्स्ट हिस्सा रह जाएगा ट्रांसफार्मर का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जाके इंशाल्लाह कंटिन्यूटी में लेके जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। तो हमारा जो पहला पार्ट है आज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो हमारे पास है। स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या मुराद है? पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या था कि जहां से करंट पास करती है उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, राइट। फिर इसके अंदर उसमें क्या डिफरेंस है? जी बेटा, कौन बताएगा मुझे? सर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से कंडक्टर में करंट इंड्यूस होगा। इसमें चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आपके पास करंट इंड्यूस होगा। बहुत अच्छे, यानी कि वहां करंट की वजह से मैग्नेटिक फिनोमेना आप ऑब्जर्व कर रहे थे, और यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से आप करंट जो है वो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी रेवोल्यूशन में सबसे बड़ी बेसिक्स हैं जो हमारी मैनकाइंड की हैं, जिसमें हम जनरेटर वगैरह सबसे पहले जो है वो आता है। और हम सबसे सारी जितनी रिसोर्सेज हैं हम यूज ही उसी की बदौलत कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्लक्स लिंकेज की। फ्लक्स लिंकेज क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जी बेटा, पासिंग थ्रू अ कंडक्टर। मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस linked with closed circuit changes। अच्छा, आप लोग बाद में ये आपको जो पीडी जो मैं आपको पेड सेंड करता हूँ, ये सफिशिएंट हेल्पफुल रहता है? ये बाद में आप देखते हैं। यस सर। ओके, ये हमारे पास करंट इंड्यूस हो गई। ईएमएफ और करंट दो डिफरेंट चीजें ना, ठीक है। कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया था ये? माइकल फैराडे। बहुत अच्छे। माइकल फैराडे एंड जोसेफ ये दो साइंटिस्ट के काम से 18 सेंचुरी के अंदर वर्क किया था, राइट। ओके, अब मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ एक, अब आपने ध्यान से केयरफुल होकर सुनना है। मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन भी करूंगा साथ ही। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ पढ़ा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है इंड्यूस ईएमएफ का। ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, राइट। यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स आपका ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा। इस तरह से कर लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा? वो क्या प्रोवाइड करेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या प्रोवाइड करता है? ईएमएफ करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, देखिए ईएमएफ तो है ही है, वो तो हमने कहा है। ये एमसीक्यू आते हैं दो अलग अलग। चेंज इन फ्लक्स पूछेगा तो आपने ईएमएफ इंड्यूस बताना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं, करंट नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पूछेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ कि कितनी देर में मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ हम पता करते हैं।
कि हमारे पास जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, कितनी देर में कितना चेंज आया, वो बेसिकली उस क्वांटिटी बता रहा है ईएमएफ की, उसको मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ कहते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जब पूछे तो खाली ईएमएफ नहीं कहना, तब कहना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, और जब खाली चेंज इन फ्लक्स पूछेगा तो आपने बताना है सिर्फ ईएमएफ, राइट। ईएमएफ इंडिपेंडेंट होती है किसके, Resistance of the conductor. रेजिस्टेंस पे बहुत अच्छी बेटा, शाबाश। रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर अफेक्ट नहीं करता ना, मगर टेम्परेचर से एक और क्वांटिटी जो अफेक्ट होती है वो क्या होती है, Resistance and resistivity both. नहीं, वो तो ठीक नहीं, वो तो चलो ठीक है, मैं ईएमएफ के लिहाज से पूछा जो इंड्यूस हो रहा है, बिल्कुल ठीक है आपने, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंज होगी ही होगी, जाहिर बात है, वो ईएमएफ तो नहीं चेंज होगी या होगी, टेम्परेचर अफेक्ट नहीं करेगा ना इंड्यूस ईएमएफ, टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द ईएमएफ, बट it will affect induce कौन सी क्वांटिटी, और इंड्यूस करंट, किसको अफेक्ट करेगी, इंड्यूस करंट को करेगी, ठीक है। ठीक है ना बेटा, क्योंकि करंट जो है वो करंट होती है, रेजिस्टेंस डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी, करंट क्या होगी, डिक्रीज, करंट डिक्रीज कर देगी, बहुत अच्छे, करंट क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। ये अब देखना, ये सवाल है आपके पास, जब आपसे क्वेश्चन बना के पूछता है ना, जब आपसे वैल्यू डाल के, तब बच्चे ने ध्यान रखना होता है कि आपने किन वैल्यूज को कहना चेंज हो रही है, किन वैल्यूज कहना चेंज नहीं, ठीक है। अब किसी सर्किट के अंदर ईएमएफ है, मैं कहता हूँ किसी सर्किट में ईएमएफ है, क्या वहां जरूरी है वहां पे करंट होगी, No sir. अगर सर्किट ओपन है तो करंट नहीं होगा उसमें। एक्सीलेंट, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट, राइट, और कब होता है, व्हेन सर्किट इज, आपने कहा जब सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा। फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने ईएमएफ का, E इज इक्वल टू, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, इंड्यूस ईएमएफ और करंट एक ही में डिस्कस कर लेते हैं। ओके बेटा, E इज इक्वल टू आई आर, और आर यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इंड्यूस करंट की बात की जाए तो आई आ जाएगा E ओवर आर, तो रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट की वैल्यू कम हो जाती है। अब बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे ईएमएफ के फॉर्मूले में आई भी तो आर भी तो आ रहा है, याद रखिएगा कि चूंकि ये दोनों जो फैक्टर्स है ना, आर और आई, अगर एक बढ़ा तो दूसरा कम हो रहा है, इसका जो प्रोडक्ट है ईएमएफ वो कांस्टेंट रहता है, तो प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, आपके पास इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ है, आप चाहते हैं इंक्रीज या डिक्रीज करना, तो किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करेंगे, यूजिंग, बहुत अच्छे, यूजिंग स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, moving Say loop moving faster, the loop faster.
मूविंग बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, मूविंग द लूप फास्टर आ जाएगा। और तीसरा जो हम जो कॉइल यूज करते हैं, Replacing the loop of a coil by many turns. बहुत अच्छे, रिप्लेसिंग द लूप बाय कॉइल ऑफ मैनी। चलिए, अब हमारे पास के जनरल मेथड है, वो मेथड हम क्योंकि साथ साथ पढ़ते चले आएंगे, मैं उस पर हम टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की तरफ ज्यादा जाएंगे। सबसे पहले हम जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं मोशनल ईएमएफ, जो आर्टिकल कवर करेंगे, उससे पहले एक हल्का सा ओवरव्यू देखें। मैग्नेट को किसी कॉइल के साथ जो गैल्वानोमीटर लगा हुआ है उसके करीब ले जाए या कॉइल को मैग्नेट की तरफ ले आए, मोशन में आए, मोशन आए, आइदर किसी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, करंट चेंज हो, सेल्फ इंडक्शन है आपका, म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, ये सारे के सारे जिसके अंदर भी अगर आप एक चीज जो है वो बड़ी प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व करें, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑब्जर्व करें, जिसमें चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑब्जर्व करें, वहां पे आप कहेंगे ईएमएफ है। अगर एक बार है मैग्नेट की, उसको एक कॉइल के पास रख दें, माना उसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी, ठीक है, मगर उसके अंदर अगर बात की जाएगी उसमें ईएमएफ रिड्यूस होने की, तो वो क्या होगी उसमें? नो, वो पैदा नहीं होगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, मोशन या लीनियर जो भी मोशन, मोशनल ईएमएफ, रोटेशनल कह रहा हूँ, लीनियर मोशन, कुछ भी उनके दरमियान में आप रिलेटिव मोशन पैदा करें। मोशनल ईएमएफ जो हमारा बड़ा मेजर आर्टिकल है, इसमें बड़े सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं मोशनल ईएमएफ में। तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रही है ड्यू टू मोशन ऑफ अ कंडक्टर, यही पढ़ा ना आपने, ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हम कहते हैं इमोशनल ईएमएफ कहते हैं। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर से हम थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं। चलिए बेटा, कुछ पॉइंट्स बड़े ध्यान से देखने हैं। ये हमें कॉपर 2 रेल्स ली हमने, एक्सपेरिमेंट हल्का सा आपको अगर याद हो, इसके ऊपर हम एक कंडक्टर लेंथ जिसकी एल होती है, वो वेबर कंडक्टर, उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करते हैं, हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप की इनटू द पेज, ठीक है बेटा। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस लगाया या मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं, ये आ गया लेंथ ऑफ कंडक्टर आ गई इसकी, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, इसको हम बाद में भी कर लेते हैं। अब देखें, हम कहते हैं ये हमने राइट हैंड में सारा पढ़ा हुआ है, इसको हम लोग बाय एक्सटर्नल फोर्स हम इसको राइट साइड पे लेके जा रहे हैं, ये आगे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। मुझे आप बताएं इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होगी? अपवर्ड, बिल्कुल ठीक है। आप अपने फिंगर्स को रखें इनटू द, ये आपकी स्क्रीन की तरफ, जो थंब है वो आपका राइट साइड पे आ जाएगा, जो आपका जो पाम है फोर्स की डायरेक्शन होगी अपवर्ड। फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे आ रही? अपवर्ड आ रही, ये आगे फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स लग किस पे रही है यहाँ पे? चार्जेस पे। कौन से चार्जेस पे? पॉजिटिव चार्ज, सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस ऊपर चले आएंगे और हमारे पास नीचे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। क्या इसका क्या मतलब हुआ कि ऊपर जो है मेजॉरिटी चार्ज कंसंट्रेशन किसकी? पॉजिटिव की इंक्रीज हो गई। मैं लिखता हूँ पॉजिटिव की
पॉजिटिव, यहाँ पे क्वेश्चन आए पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई बेटा, और नीचे क्या हुआ है? यहाँ पे क्या हुआ है नीचे बॉटम पे? सर नेगेटिव यहाँ चार्ज की पर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो। बहुत अच्छी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। अगर यहाँ पे मैं चार्ज कंसंट्रेशन ऊपर की बात करूं डिक्रीज होने के लिहाज से, तो ऊपर नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, है ना बेटा? यहाँ पर देखा है तो नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और नीचे क्या हो रहा होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी? डिक्रीज हो रही है। अब मैं इसको पॉइंट बनाता हूँ कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है बी। करंट का फ्लो कहां से कहां तक है? जिस डायरेक्शन में चार्जेस फ्लो कर रहे हैं करंट उसी डायरेक्शन में होगी। क्या इस पॉइंट पे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, क्या इस पॉइंट पे करंट है भी? जी बेटा बताइएगा, क्या इधर पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ है? बेटा मेरी बात आ रही है आप सबको? हेलो यस सर, आ रही है। हेलो बेटा बात आ रही है? मैं कहा पता नहीं एकदम से साइलेंस हो गए सारे, मैं क्वेश्चन करने को जवाब नहीं दे रहा। ओके ओके, तो यहाँ पे मैं पूछ रहा था यहाँ क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा, है ना बेटा? नो सर। तो आप लिखेंगे, यहाँ मैं पॉइंट बना रहा हूँ एट ए एंड बी पोटेंशियल, क्योंकि ऊपर हाई पोटेंशियल हो गया नीचे लो पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बेटा साथ साथ कॉरेस्पॉन्ड करते जाइएगा ताकि हम इसको टाइमली कंप्लीट कर सकें। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेटअप, तो क्या कॉज करेगा? कॉज, जो क्या कॉज करेगा? इंड्यूस ईएमएफ कॉज करेगा। ठीक हो गया बेटा? सर अब मुझे एक और बात बताएं, ये बेटा पूछे सर, ये अभी मूवमेंट नहीं करेगा ना पोटेंशियल डिफरेंसेस के अंदर इंड्यूस? अगर स्टेशनरी हाँ होता तब मूवमेंट तो ही करे, मैं बिल्कुल ठीक। ये अभी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो चुका है, चार्जेस ऊपर चले गए हाई पोटेंशियल पे और पॉजिटिव ऊपर बी पे चले गए, नेगेटिव ए पे रह गए हैं। यानी कि नेगेटिव तो नहीं, मोबाइल एक मोबाइल है ना, तो हम उसके रिस्पेक्टिवली असल जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहे, ये रुक गए हैं यहाँ पे अंटिल अब इसको मूव किए जा रहे हैं राइट पे, मूव किए जा रहे हैं राइट साइड पे, तो कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट है, मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स कंटिन्यूसली इसको ऊपर लेके जाई जा रही है, ठीक है, जो कि नीचे जाने दे रही है। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है, करंट नहीं है। करंट का फायदा होगी जब हम सर्किट के लूप को क्लोज कर देंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर, जैसे ही मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं इसके साथ एक गैल्वानोमीटर साथ अटैच कर देता हूँ सर्किट के अंदर,
जो क्या डिटेक्ट करेगा, करंट की डिटेक्शन। यहां से चार्जेस फ्लो करते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे और यहाँ पर आके अपना सर्किट क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और फिर सेम इसी तरह के तरीके से फिनोमेना चलता चलेगा कंटिन्यूटी में। मगर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम पूछते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है चार्जेस की वो अपवर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड होगी। बहुत अच्छे। ये आपके हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छा है। यहाँ पर आगे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब आप खुद बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स का क्या क्वेश्चन बन सकता है? इसका क्या क्वेश्चन आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स FB आर यहां पर क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है बेटा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, चार्ज जो फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो इन डैश डायरेक्शन। चार्ज कैसे फ्लो करेगा, किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? यहाँ भी चार्ज भी जो फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये मैं एमसीक्यू बना रहा हूँ खासा ताकि आपको जब आप पढ़े आपको पता ये एमसीक्यू पूछे जाते हैं इस तरह से। इज इट क्लियर? यहाँ पे जो हमने मेन काम किया फॉर इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट के लिए हमने क्या किया, गैल्वानोमीटर, हमने गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया ना यहाँ पे, कनेक्टेड सीरीज, ताकि वो पैसेज ऑफ करंट को डिटेक्ट कर सके। ये बात समझ रही है आपको? तो यहाँ पे हम कहेंगे करंट इंड्यूस हुई है। तो हमने यहाँ पे जो चीज स्टडी की कि वहां पर चार्जेस जो है स्ट्रेट अपवर्ड जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, चार्ज अगेंस्ट द फील्ड मूव कर रहे हैं, अगेंस्ट द चार्जेस जो मूव कर रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे हैं। इसको देख के कोई टर्म याद आती है आपको? पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्रिएट हो गया, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहा है और चार्ज शॉर्टेस्ट पाथ से स्ट्रेट अपवर्ड जा रहा है ना बेटा? तो इसको देखे क्या टर्म याद आती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। वहां भी हमने यही पढ़ा था ना कि चार्ज आपका अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है और शॉर्टेस्ट पाथ से मूव करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला था आपने पढ़ा था, E = माइनस डेल V ओवर डेल R। यहाँ पे डेल्टा R है वो लेंथ रिप्लेस कर जाएगा, जो भी इसकी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ पे, और डेल्टा V आपके पास क्या है, जो चीज यहाँ पर जो पैदा हुई वो क्या थी, EMF थी। इज इट क्लियर? ये मेरा पॉइंट क्लियर हुआ आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ, है ना बेटा? Yes. तो हम यहाँ पे इसकी इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ से इसको हम यूज करेंगे अभी। चलिए बेटा, अब दूसरा जो हमारा मेन पॉइंट है, हमने कहा यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। इन दोनों का बराबर होना जरूरी है इक्विलिब्रियम के लिए, ताकि चार्जेस जो है फ्लो करके डाउनवर्ड आए, अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करें। एट इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, QE, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, QVB। चार्ज से चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो E है वो आ जाएगा VB। मगर E तो आपने कहा डेल्टा V और डेल्टा R होता है, E की जगह आपने पुट कर दिया माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R, और यहाँ पे आ जाता है VB आ जाता है। और सिमिलरली आपने E को कहा, यहाँ पे डेल्टा V को कहा EMF है, डेल्टा R वो लेंथ है जो कंडक्टर की है जिसके क्रॉस चार्जेस मूव करते हुए जा रहे हैं, EMF का बन जाएगा माइनस VBL। और अगर एंगल निकालते हैं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में तो साइन थीटा आ जाएगा। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है जिसके बहुत सारे एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछेंगे भी। तो ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया। अब इसके अंदर जो बेसिक फॉर्मूला जो है मैंने आपसे बहुत दफा कहा है
इनकी आपने मैक्सिमम की मिनिमम की रेशियो याद रखनी है। मैं फिर लिख रहा हूँ यहाँ पर कि तुम्हारे पास थीटा 0 हो, थीटा 0 हो तो ईएमएफ क्या होगा, थीटा 90 हो, थीटा 180 हो, है ना बेटा। थीटा फिर 30 डिग्री हो ऑड के अंदर, थीटा 45 हो, और थीटा क्या हो 60 डिग्री हो। तो ये हमारे पास इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ईएमएफ की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। यहां तक देखिए, यहां तक क्लियर पॉइंट है। Yes, sir. यहाँ यहाँ पर एक पावर का भी फॉर्मूला पूछते हैं, कभी एडिटर से पूछा जा चुका है कि चूंकि आपने फोर्स और करंट कैरिंग कंडक्टर वाला ही सीन है यहाँ पे, तो वो पावर का फॉर्मूला होता है F.V, फोर्स इनटू वेलोसिटी, और जो फोर्स होती है वो होती है ILB होती है इनटू V। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये पूछते हैं तो आपने ये याद रखिएगा वैसे ही। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अब देखें आप अगर मुसलसल मैग्नेटिक फोर्स राइट साइड पे लगाएंगे, मैग्नेटिक आपके पास जो एक्सटर्नल फोर्स है, सॉरी, अब मुसलसल एक्सटर्नल फोर्स अगर राइट साइड पे लगा रहे हैं तो क्या होगा कि वो चार्जेस मुसलसल मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेंगे, अपवर्ड मूव करेंगे और कंटिन्यूसली करंट पास करेंगे। वो चार्जेस भले इक्विलिब्रियम में आ भी जाएं, मगर चूंकि एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूसली लग रही है, चार्जेस फिर ऊपर जाएंगे और ये मोशन इस तरह से चलता चला जाएगा, जो कि इस चीज की इंडिकेशन है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, जो कि लेंज़ ने भी एक्सप्लेन किया था। जो किसने एक्सप्लेन किया था, लेंज़ लॉ ने भी एक्सप्लेन किया था। वो कहता था अगर ये फोर्स खुदा ना खासा लेफ्ट साइड पे आ जाए, यहाँ पे हमारे पास लेंज़ लॉ की फोर्स जनरेट होती है। चलो मैं वहीं पे बताऊंगा आपको कि वो उसके सपोर्ट में होती है, अगेंस्ट होती है। वो टॉपिक शुरू करता हूँ, फिर मैं उसके अंदर ये डायग्राम चूंकि यहीं पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले वाइंड अप करते हैं इसको। पहला पॉइंट, अब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम जब भी डिस्टर्ब होगा किसकी फेवर में होगा, एक बड़ा जबरदस्त सवाल पूछते हैं हमसे यहाँ पे। कहता है इक्विलिब्रियम जब भी डिस्टर्ब होगा ऑलवेज डिस्टर्ब इन द फेवर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इक्विलिब्रियम हमेशा डिस्टर्ब होगा इन द फेवर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और क्यों डिस्टर्ब होगा, क्योंकि आप कंटिन्यूसली फोर्स लगा रहे हैं उसको राइट साइड पे लेके जाने के लिए। जब जब राइट साइड पे लेके जाने के लिए फोर्स लगाएंगे तब तब चार्जेस जो होंगे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे। इज इट क्लियर? चलिए मैं क्वेश्चन पुट कर रहा Yes, हूँ। sir. ये आर्टिकल क्लियर है बेटा सब बच्चों को? अब मैं जरा क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ उसकी जरा ना थोड़ी बहुत, तो जरा क्वेश्चन देखते हैं इसके। लेंथ ऑफ कंडक्टर, अब आई हो, अच्छा अब आप लोग माशाल्लाह सॉल्व कर लेते हैं अच्छा खासा, है ना? कैलकुलेशन करते हैं मसला तो नहीं होता आप लोगों को? है बेटा? No, sir. मैं वैसे जब प्रैक्टिस करवाता हूँ आप लोगों को ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो कैलकुलेशन है वो जरूर करूँ, ताकि आपको स्टेप जो हो वो अडॉप्ट कर सके कि आप कैलकुलेशन को कितना कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जी बेटा, क्या ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया? नहीं, ईएमएफ क्या होगी यहाँ पे? Zero. क्यों जीरो होगी, अब बताएं। Along का word लीजिए. अलोंग का मतलब क्या होता है? Parallel होगा.
पैरेलल है, शाबाश। तो जब यहाँ पे आप वर्ड यूज करेंगे और पेंडिकुलर का, तब आपने जो बताया वो तब आपने आंसर पर करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि एमसीक्यू क्यों बनाया गया, क्योंकि इस तरह के सवाल आते हैं और बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, उसको हल करने में बैठ जाते, तो आपने हल नहीं करना, सीधा आंसर बताना है कि आंसर क्या आएगा, राइट। तो यहाँ पे इज वो बीपीएस साइन, यहाँ पे आ जाएगा 90 और पेंडिकुलर है। अब अपने पास जो वेलोसिटी है 4 है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 4 है, और लेंथ कितनी है 1 है, तो हमारे पास 16 वोल्ट जिसका ऐसा यूनिट है, उसके अंदर इसका आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा, ठीक है। Yes, sir. इमोशनल ईएमएफ के अंदर अमूमन क्या होता है कि आपको डायग्राम दे देते हैं, ये डायग्राम देते हैं आपको, यहाँ पे ए और बी मेंशन कर देते हैं। वो पूछता है कि आपसे कि कंडक्टर जो है राइट साइड पे जा रहा है, लेफ्ट साइड पे जा रहा है, ये बताइएगा कि चार्जेस किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। अमूमन क्या होता है, एक और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि यहाँ पे ना वो स्पेसिफाई करता है करंट को, वो कहता है करंट इस डायरेक्शन में, बेटा वो करंट रख दे या फोर्स रख दे, पाम इसी डायरेक्शन में होगा। अब वेलोसिटी का आपने डायरेक्शन देखनी है, लेफ्ट है या राइट है, उसके मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड बता देनी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड दी हो तो वेलोसिटी बतानी है कि वो किस डायरेक्शन में आएगी। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप लोग? Yes, sir. चलिए बेटा, एक और पॉइंट देखते हैं यहाँ पे आगे जाके। अब आपके पास जो किसी के सवाल बहुत सारे आ सकते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकता है, ईएमएफ देके, वी और लेंथ देके आपने सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड लेफ्ट एंड राइट करना है, इसके यही पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं। अब आता है इसका एक ग्राफ देखते हैं, क्योंकि हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हम सैटरडे की तरफ मूव करने जा रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये टाइम, ये इसके दरमियान मैंने एक साइनोसॉइडल कर्व बनाया। ये हमारे पास कहते हैं, ये मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, ये कहता हूँ एक पॉइंट पी है, और ये कह लेता हूँ एक पॉइंट यहाँ पर क्यू है। आप इधर भी रख सकते हैं क्यू, जहां दिल करे। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर, इस ग्राफ का पहला क्वेश्चन है, इस ग्राफ की स्लोप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है। इस ग्राफ की जो स्लोप है वो कौन है। देखा जाए यहाँ पे क्या चीज चेंज आ रहा है, यहाँ पे क्या चीज, कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही है। हेलो, ये बेटा यहाँ पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है। Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या चीज चेंज आता है, फ्लक्स में चेंज आएगा ना। तो अगर फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या चीज पैदा होगी, induced EMF. इंड्यूस ईएमएफ। इस ग्राफ की जो स्लोप है, इस ग्राफ की जो स्लोप है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, इंड्यूस ईएमएफ। अब भले यहाँ पे जो आपका डेल्टा फाई है वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से मिल रहा है आपको, ठीक है, मिल रहा है, इसकी जो स्लोप होगी वो ईएमएफ होगी। अब बताएं एट पॉइंट पी स्लोप क्या होगी, मिनिमम होगी मैक्सिमम होगी। आपको लफ्ज स्लोप का जिक्र कर दे या ईएमएफ का जिक्र कर दे। एट पॉइंट, क्योंकि जितना मैंने बताया था शुरू में, जितना हॉरिजॉन्टल होगा उतना मिनिमम होगा स्लोप, और जितना वर्टिकल होगा उतना क्या होगा, Maximum. मैक्सिमम होगा। तो स्लोप आपकी ईएमएफ क्या होगी यहाँ पे, मैक्सिमम होगी। क्लियर। चलिए बेटा, अब हम अगले आर्टिकल पे चलते हैं। हमारा जो दूसरा आर्टिकल है, हमारा ज्यादा टाइम लगना है उस पे, लेंसेज पे।
फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है फैराडे? इंड्यूस ईएमएफ कहता है नेगेटिव रेट ऑफ चेंज फ्लक्स के बराबर होती है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ इंड्यूस ईएमएफ का, क्योंकि डेफिनेशन आपको पता है कि क्या होती है। तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ का क्या फॉर्मूला पड़ा है? E इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब न्यूमेरिकल में क्या होता है? न्यूमेरिकल में डेल्टा फाई कब कब चेंज हो रहा होता है? देखें, आपके पास न्यूमेरिकल में एन ऐसे ही रह सकता है। फ्लक्स में चेंज, फ्लक्स लिंकेज भी कहलाती है, जिसको हम एन डेल्टा फाई लिख रहे हैं, ये पूरी टर्म फ्लक्स लिंकेज कहलाती है। डेल्टा फाई आइदर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना हो या एरिया का चेंज होना हो, या एरिया की जगह आपको क्या दे दे? पाई आर का स्क्वायर दे दे। किताब के अंदर न्यूमेरिकल है, कुछ एग्जांपल्स भी मौजूद हैं जिसमें आपको एरिया दे देता है, रेडियस की फॉर्म में देता है, और आपको कहता है कि नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड टाइम देके कहता है चले अब आप बताएं। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्टकट बताया कि जब भी पाई आए तो आप पाई की वैल्यू 3.414 की जगह क्या यूज करेंगे? बेहतर है कि आप क्या यूज करेंगे? 3 यूज करेंगे। ये था इंड्यूस ईएमएफ। अब हम पढ़ते हैं इंड्यूस। टेस्ट में आपके 10 हमने तो एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, मगर वहां पे टेस्ट में ये सवाल सारे पूछते हैं। इंड्यूस करंट क्या होती है? आई होता है ई ओवर आर, है ना बेटा? ईएमएफ होता है। तो वहां पर जितने फॉर्मूले आपने देखे हैं, इन सब के अंदर क्या चेंज आ जाएगा? जितने फॉर्मूले देखे हैं, इनमें क्या चेंज आएगा बेटा? इन सब के नीचे क्या आ जाएगा? इज इट क्लियर? तो सेम आपके पास वो सारे वो रिलेशन बन जाते हैं। और यहाँ पे एक और टर्म है, एक और एमसीक्यू पूछता है आपसे, न्यूमेरिकल बेस होता है, वो होता है इंड्यूस चार्ज का, और वो भी सेम इसी तरह से है, मगर फर्क क्या है? यहाँ पे चार्ज में चार्ज होता है आई इक्वल टू क्यू बाय टी, और क्यू हो जाएगा आई इंटू टी। तो जब आप आई को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप गौर करिएगा, ये जो जितनी टर्म्स आपने लिखी हैं, इन सब में जो एक फैक्टर जो गायब होगा, वो कौन सा फैक्टर गायब होने वाला है? डेल्टा टी। डेल्टा टी सब में गायब हो जाएगा। बहुत अच्छे, क्योंकि वो कैंसिल आउट होगा मल्टीप्लाई होके, तो डेल्टा टी यहाँ पर सब में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो गया, गायब हो जाएगा। तो हम बार बार क्यों टाइप करें, हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया। तो ये जनरल फॉर्मूले हैं जो इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस चार्ज के फैराडे लॉ ने बताए, और उसके लिहाज से इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए एक आध क्वेश्चन देखते हैं, या पहले मैं टॉपिक करवा लूं, जो थोड़ा ज्यादा काम है आज। अगला आर्टिकल है मेरे पास, ये फैराडे था। फैराडे के बस आपने ये ध्यान देना है, इसके फॉर्मूले आते हैं, फॉर्मूले न्यूमेरिकल बेस्ड ही होंगे, स्ट्रेट सवाल है। और इसका जो फॉर्मूला है ना, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये फॉर्मूला भी समटाइम मैं आपको क्वेश्चन देके पूछ लेता है। लेंज़ लॉ, लेंज़ लॉ क्या कहता है? इसकी स्टेटमेंट बहुत दफा पूछी जा चुकी है। लेंज़ लॉ किसके लिए? इंड्यूस ईएमएफ के लिए, इंड्यूस चार्ज के लिए, या इंड्यूस करंट के लिए? इंड्यूस करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होती है? oppose the cause which produces it। अच्छा, ये ना अब बच्चे ना, यहाँ पर सवाल आता है इसके ना कि आपका फ्लक्स लिंकेज इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, आपने कहना है कि जब भी उसके मुताबिक उसको अपोज, मतलब उसको डिक्रीज कर रहा है, उसको हमेशा इंक्रीज करेगा।
तो आपका जब भी इसका आएगा ना लेजी लॉ, आपने बस एक फैक्टर याद रखना है, यहाँ पे जो मेजर है वो क्या है, अपोज का, कि वो चाहे इंक्रीज करेगा तो वो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज करेगा तो उसको क्या करने की कोशिश करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और ये किसके अकॉर्डेंस है, ये किसके अकॉर्डेंस है, कौन सी कंजर्वेशन के, एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेरी गुड, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डेंस हो गया। चलिए, मैंने आपसे कहा था उस डायग्राम से इसका एक क्वेश्चन है, दोबारा हमने कहा था उसको देखेंगे, तो हम इस डायग्राम को उठाते हैं यहाँ से। हम बार बार इतनी मेहनत क्यों करें, है ना बेटा। चलिए, तो यहाँ पर ये बताइएगा कि हम कंडक्टर को हम मूव करवाए थे राइट साइड में। ये मैं जो चीजें नहीं चाहिए मैं इसको हटा रहा हूँ अभी। ये एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हैं राइट साइड में, ठीक है। अब अकॉर्डिंग यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ भी लगता है, पता है ना आप लोगों को। है ना बेटा, Yes, sir. कैसे लगता है। यहाँ पे अब आप नोट करिए जरा एक पॉइंट यहाँ पर, कि ये चार्जेस ऊपर की तरफ फ्लो करते हुए जा रहे हैं, है ना। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जहां पे करंट गुजरेगी उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, है ना। तो यहाँ पे अगर चार्जेस, इन चार्जेस के फ्लो करने की वजह से भी तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स पैदा होगी ना, यहाँ पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब अपने फिंगर्स को क्रॉस की डायरेक्शन में रखें और अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें। आपकी देखें पाम किस डायरेक्शन में आ रही है, पाम किस डायरेक्शन में आ रही है आपकी। फिंगर्स को क्रॉस की डायरेक्शन में रखें, थंब को ए से बी की तरफ रखें, आपका जो हथेली है या पाम है किस डायरेक्शन में आ रही है। टुवर्ड्स वेस्ट आ रही है सर। बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट साइड पे आएगी। ये वो फोर्स है जो इसकी वजह से पैदा हुई। जो अपोजिंग फोर्स है, जो आप एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स को समझिएगा। ये एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट पैदा हुई है ताकि आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मेंटेन रखा जा सके, राइट। अगर ये फोर्स इसी डायरेक्शन में आ जाती है तो आप नोट करें, आपको तो सिर्फ एक बार हल्का सा पुश करने की जरूरत पड़ेगी, ये तो खुद ब खुद भी आगे जाता जाएगा, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ होगा, जो ये कहता है ये सेल्फ परपेचुअल सिस्टम बन जाएगा, जो खुद बिजली पैदा करना शुरू कर देगा, खुद एनर्जी पैदा करना शुरू कर देगा। तो इसलिए ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में नहीं हो सकती, ये इसके अपोज है, ताकि उसको कंजर्व कर सके। ये वाली फोर्स एनर्जी को कंजर्व रखती है, ताकि आप मुसलसल राइट साइड में फोर्स लगाए, वो जो वर्क कर रहे हैं वो आपके पास साबित प्रूव हो सके कि उसके अगेंस्ट आपके पास जो है ना करंट पैदा हो रही है, राइट। तो वहां पर जो ये फोर्स आती है, जो हम इसको अपोजिंग फोर्स है, ये किसके अकॉर्डेंस आ रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डेंस आती है, राइट। ठीक है बेटा, बेटा पॉइंट क्लियर हुआ है। Yes, sir. हाँ बोला करे साथ साथ, क्या हो गया, मुझे ताकि पता चलता रहता है बच्चे एक्टिव नहीं है। एक तो ये चीज, और दूसरा मुझे एक आइडिया होता रहता है कि माइक सही है, सारा वर्किंग कर रहा है। ओके बेटा, यहाँ पे मैं कहता हूँ ये मैंने डॉट बना दिया, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, डॉट मैं शो कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। ठीक है बेटा, मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये करंट हो गई। मुझे बताएगा यहाँ पे जब मैग्नेटिक फोर्स लगेगी जो इस करंट की वजह से, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। Away from leader. ये वाली जो ऊपर मैंने आपको ये वाली डायरेक्शन पूछी ना, आपको अपोजिंग फोर्स
सेम यही फोर्स की डायरेक्शन पूछ रहा हूँ, ये यहाँ पे कहाँ डोमिनेट करेगी? वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ ही करेगी, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अपने फिंगर्स को फेस की तरफ ले आए, मैग्नेटिक फील्ड अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, तो आपके पास ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? जो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होती है इसी तरफ, राइट आपकी लेफ्ट साइड वेस्ट की तरफ ही। चलिए बेटा एक हल्का सा कॉन्सेप्ट देके फिर हम लेंसेज लॉ का जो क्वेश्चन वाले प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, शाबाश बेटा, वेरी गुड। कोई पॉइंट आपने अनक्लियर नहीं छोड़ना, जहां पे कोई कंफ्यूजन हो मुझसे आपने रोक के पूछ लेना, ठीक है? चले बेटा, पहले हम कहते हैं हमारे पास एक कंडक्टर और चले एक बार मैग्नेट है और एक हम कंडक्टर बना देते हैं कॉइल, और इसके साथ हम अटैच करते हैं गैल्वानोमीटर, इसके साथ गैल्वानोमीटर। ये हम कहते हैं ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है? साउथ पोल है। एक दफा हम इसको इससे करीब लेके जा रहे हैं और एक दफा इसको इससे दूर लेके जा रहे हैं। जब करीब लेके जाएंगे, अब क्वेश्चन में साथ साथ ऐड कर रहा हूं, तो बताइए दाजमत यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें जा रही होंगी, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कॉज करेगा? फ्लक्स में चेंज आएगा, ईएमएफ पैदा होगी, आपका गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। मगर जब ये करीब आ रहा है तो जाहिर बात है इसमें करंट में, इसमें भी तो करंट इंड्यूस होगी, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड इसके मोशन को अपोज करेगी अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ, वो उसको अपने से करीब आने से रोकेगी। और कैसे रोकेगी कि यहाँ क्या बन जाएगा? नॉर्थ बन जाएगा। और आप आपसे करंट की डायरेक्शन पूछेंगे तो आप कहेंगे इस साइड पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट पैदा होगी, और यहाँ पे कौन सी करंट होगी? क्लॉकवाइज होगी। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? तो यानी कि जब ये करीब आ रहा है तो इसको कौन सी फोर्स का सामना करना पड़ रहा है? इसको रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? इसको रिपल्जन मिलेगी, ये रिपेल करेंगे आपस में। यहाँ क्या करेंगे? पुश करेंगे, धक्का देंगे। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ लेंसेज लॉ बड़ा सिंपल सा समझने के लिए, कि जब उसके करीब आता तो कहता है मेरे करीब मत आओ, जब उसे दूर जा रहा होता कहता है मुझसे दूर मत जाओ, यानी कि वो किसी हाल में खुश नहीं है। अब आपसे यहां से पूछे कि अगर इस साइड से व्यू कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से, मैग्नेट साइड से, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर मैं राइट साइड से कर रहा हूँ तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी। ये बात फॉलो कर रहे हैं आप लोग? अब ये मैग्नेट इससे दूर जा रहा है लेफ्ट साइड, तो दैट मींस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हो रही हैं। अब वो कम होने को रोकने की कोशिश करेगा। वो रोकने के लिए क्या करेगा? उसके करीब जाएगा। करीब जाएगा इट मींस वो अट्रैक्ट करेगा, और वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे क्या बन सकेगा? साउथ बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा? नॉर्थ बनेगा। और साउथ जहां बनेगा वहां करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, और जहां नॉर्थ बनेगा वहां करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। इज इट क्लियर? और इसको हम कहते हैं ये क्या करेगा? इसको पुल करेगा। ये काफी सारे एमसीक्यूज है जो मैंने एक ही में पूछ ली है आपसे, डिफरेंट डिफरेंट नाम से आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे देखिए पॉइंट क्लियर है बेटा? ये यस सर। जी बेटा, ठीक है। चलिए बेटा एक और। अब ये कहता हूँ इसकी स्पीड 0 है। क्या है? ये रुका हुआ है, मगर देखा जाए तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो यहाँ नॉर्थ और साउथ कहाँ बनेगा? जी बेटा, बेटा जल्दी बताएं। ये पुश या पुल करेगा? फाद है आज। ये बेटा ये पुश या पुल करेगा? ये नो बेटा, जवाब दे। नो करंट इंड्यूस नहीं होगी।
करंट इंड्यूस नहीं हो रही ईएम, तो हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ और साउथ भी नहीं बने। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं बेटा? एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, मेरी बात आ रही है ना आपको? Yes, Yes, sir. और मुझे फॉलो करें ना साथ साथ। ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपने ओके, ये ए कॉइल है और ये कॉइल है बी। कहते हैं इसमें जब करंट पास करती है तो डायरेक्शन ऑफ करंट बताएं बी कॉइल में क्या होगी? पहले देखें यहाँ पे, आप सिंपल सा सवाल है कि यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ए के अंदर करंट जो होगी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, है ना बेटा? अब वहां पे लेंज लॉ जाग जाएगा, लेंज लॉ के मोशन को अपोज करना चाहेगा, और वो अपोज कैसे पॉसिबल है कि करंट की डायरेक्शन यहाँ पर किस डायरेक्शन में हो? इसके अपोजिट डायरेक्शन। क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन। तो ये अपोजिट डायरेक्शन आपके पास कौन सी डायरेक्शन कहला रही है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहला रही है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा जल्दी से केसेस देखते हैं मैग्नेट के, कुछ फॉलोइंग केसेस होते हैं। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये नीचे पड़ा हुआ रिंग, और ये नीचे आ रहा है जिसके अंदर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें ओके बेटा। पहले केस में कहता है, जो मैं इसको रिपीट ही कर रहा हूं यहाँ पर, पहले केस में कहता है कि आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है अपवर्ड है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है फिर से डाउनवर्ड है। अब जो उसके क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, वो कहता है भाई यहाँ पे फ्लक्स होगा। मैं क्वेश्चन लिख सकता हूँ एक ही दफा में, डेल्टा फाई ईएमएफ करंट और है डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? करंट की। फ्रॉम above magnet and below। चले above कर लेते हैं, अंडर से below का पता चल ही जाएगा। तो यही क्वेश्चन हम यहाँ पे ठीक है बेटा। और यहाँ पे एक और सवाल आता है, बताइए पहले केस के अंदर पहले केस में क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं? फ्लक्स है यहाँ पे पहले वाले में जो वेलोसिटी 0 है, क्या यहाँ पे फ्लक्स है इस केस में? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो आ रही है ना, तो आप कहेंगे फ्लक्स है। फ्लक्स 0 नहीं है। डेल्टा फाई क्या होगा? 0. चेंज इन फ्लक्स क्या होगा? वो 0 होगा। 0. अगर चेंज इन फ्लक्स 0 है तो ईएमएफ 0 होगी, करंट 0 होगी, और इसकी करंट की कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ये तो काम ही खत्म हो गया।
नेक्स्ट केस पे आते हैं, अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ना बेटा। तो यहाँ पे फ्लक्स जीरो नहीं है, यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स भी जीरो नहीं है, यहाँ पे ईएमएफ भी जीरो नहीं है और यहाँ पे करंट भी जीरो नहीं है। तो करंट जीरो नहीं है यानी कि करंट की डायरेक्शन होगी, यहाँ पे बनेगा नॉर्थ बनेगा, यहाँ क्या बनेगा साउथ। तो अगर मैं अबव देखूं, ऊपर से देखूं, तो ऊपर से तो करंट की डायरेक्शन आ जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, है ना बेटा। और बॉटम से देखा जाए यहाँ से, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन आ जाएगी क्लॉकवाइज। और चूंकि मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप लिखेंगे अबव एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि अब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको यहाँ पे रिपल्जन मिल रही है, तो उसका मोशन जो है वो स्लो आएगा। मैं बच्चों को अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि ये एक अगर आपका हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, और अगर आप एक स्टील की बॉल को गिराएंगे तो बिल्कुल इजीली ड्रॉप कर जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तरह। मगर जब इसके अंदर हम लोग एक मैग्नेट की बॉल को ड्रॉ करते हैं, तो मैग्नेट की बॉल बड़ी स्लो नीचे आती है, क्योंकि उसको अपोजिंग फोर्स कंटिन्यूसली साथ साथ मिल रही होती है। तो वहां पे अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए, तो एक्सेलरेशन जो होती है वहां पे कम होती है ग्रेविटी की निस्बत। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे? मेरी बात समझ आई बेटा जो मैंने कहा अभी? Yes, sir. सिमिलरली अब अगला केस है, ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ भी फ्लक्स जीरो नहीं होगा, चेंज इन फ्लक्स भी जीरो नहीं होगा, ईएमएफ भी जीरो नहीं होगी और करंट भी जीरो नहीं होगी, यानी कि प्रेजेंट है। मगर इस जब ऊपर जा रहे हैं तो ये साउथ बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। ऊपर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज होगा और नीचे से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ऊपर से हम आप यहाँ क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे क्लॉकवाइज लिखते हैं। नेक्स्ट केस में आए, यहाँ पर जरा देखिएगा, अब वो डाउनवर्ड आ रहा है, तो क्या यहाँ पे फ्लक्स होगा? जी बेटा, क्या यहाँ फ्लक्स होगा? जी है बेटा? होगा। बिल्कुल ठीक है, फ्लक्स होगा। चेंज इन फ्लक्स होगा? Yes, sir. वो भी होगा। ईएमएफ होगा? Yes, sir. Yes, sir. इंड्यूस करंट होगा? No, sir. करंट नहीं होगा। करंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका रिंग क्लोज नहीं है। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब रिंग क्लोज नहीं है तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ नहीं बनेगा, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन नहीं होगी, और यहाँ पे जब करंट की डायरेक्शन नहीं होगी तो जस्ट जिस तरह से एक ऑब्जेक्ट एक हाइट से गिरता है अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो उसकी एक्सेलरेशन ग्रेविटी की तरह ही होगी, क्योंकि कोई यहाँ पे अपोजिंग फोर्स नहीं है कि उसके मोशन को क्या कर सके, अपोज कर सके। ये बात फॉलो कर रहे हैं? Yes, sir. गुड, ठीक हो गया ना? अच्छा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसके बारे में, लेंसेज के बारे में। अब इसके कुछ सवाल देखते हैं। एक तो मैंने अभी करवाया आपको, अब आपका एक कॉन्सेप्ट है वो आपने सबके लिए याद रखना है। तो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे। चलिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू द फील्ड, इनटू द प्लेन, ये मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट है। ठीक हो गया? हमारे पास यहाँ पे सर्कल में ये एक रिंग है, अब सेम डायग्राम हम दोबारा से बना लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ करंट इन रिंग as magnetic field begins to increase। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है बेटा? और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बिगेंस टू
ये आपका लेंसेज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरा फाइन हो जाएगा एक दो सवालों की प्रैक्टिस होने से। अब जरा नोट करें, यहाँ पर जरा गौर करिएगा, मैंने लिखा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, जाहिर बात है फिर तभी तो इंड्यूस करंट पैदा होगी ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज होगी। पहली बात तो ये है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, मैं क्रॉस लगा रहा हूँ इंक्रीज की वजह से, अब क्या होगा, जो लेंसेज लॉ जाग जाएगा, वो कहेगा ये क्यों इंक्रीज हो रहा है, इसको तो डिक्रीज होनी चाहिए। अब वो डिक्रीज करने के चक्कर में क्या करेगा, यहाँ पे वो क्रॉस, वहां यहाँ पे क्रॉस है ना, वो यहाँ पे डॉट लाना चाहेगा, क्या लाना चाहेगा, डॉट। तो ये डॉट कब आएंगे कि अगर इस रिंग में करंट की डायरेक्शन क्या हो कि आपका जो थंब है वो अपवर्ड आए, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, वो चाहेगा कैंसिल आउट हो, यहाँ डॉट, वेरी गुड, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, आपकी करंट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। बहुत अच्छा पॉइंट बेटा, ये बहुत अच्छा पिक किया आपने, करंट क्या होगी यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो तभी जाके आपके पास जो है हम आउटपुट होगा जो कि इसको जो बढ़ने से रोकने की कोशिश करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लाइंस पैदा होना शुरू हो जाएंगी। ये बात समझ आ रही है आपको, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लाइंस करना शुरू हो जाएंगी, पैदा होना शुरू हो जाएंगी, जो कि इसको कैंसिल आउट करना शुरू कर देंगी। तो ये ही लेंसेज लॉ के उसके मोशन को अपोज करता है। नेक्स्ट में देखें, अब वो कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बिगिंस टू डिक्रीज, अब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, तो अंडरस्टूड है, डिक्रीज होने की वजह से भी क्या होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, है ना। अब वो डिक्रीज हो रही है, तो अब रिंग को तकलीफ हो रही है, कम क्यों हो रही है, वो क्या जाएगा, वो क्या चाहेगा, इनको इंक्रीज होना चाहिए, वो क्या कहेगा, इनको क्या होना चाहिए, इंक्रीज। इंक्रीज कैसे होगा, इसी डायरेक्शन में इंक्रीज होगा ना, इंक्रीज इसी के डायरेक्शन में होगा ना बेटा, वो सपोर्ट करेगा ना कि इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रहे, तो उसके नतीजे में करंट के डायरेक्शन रिंग में क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हो जाएगी। ये देखे मेरे बेटा सब बच्चे देखे यहाँ पे, इसको क्लियर हुआ है आपको यहाँ पे, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे क्लॉकवाइज पैदा होगी, जो कि फिर उसको सपोर्ट करेगी, वो कहेगी कम मत हो, तुम मेंटेन हो या तुम ज्यादा हो। तो यही लेंस लॉ कहता है कि वो जो भी मोशन होगा, वो चाहे इंक्रीज हो जाए तो डिक्रीज करने की कोशिश करता है, डिक्रीज हो तो इंक्रीज करने की कोशिश करता है, यही लेंस लॉ का सबसे बड़ा मसला है, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये मैग्नेट है, ये अवे जा रहा है, ये मैग्नेट है, ये इस रिंग के कॉइल के पास आ रहा है, ठीक है, ये इसके पास आ रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक लेंस बढ़ रही है। तो पहले जो है गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है, गैल्वानोमीटर में कहता हूँ डिफ्लेक्शन राइट साइड पे शो कर रहा है, और ये बाद में इसमें से पास थ्रू कर जाता है। ये जो है आपका मैग्नेट इसके अंदर से पास थ्रू कर जाता है, ये मैग्नेट इसके अंदर आ रहा है और पास थ्रू करके बाहर निकल गया। अब जब बाहर निकलता है तो गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन में क्या चेंज आएगा, क्या इसी डायरेक्शन में रहेगा गैल्वानोमीटर, अपोजिट हो जाएगा, वेरी गुड। तो गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड पे डिफ्लेक्ट करेगा, जब उसमें से पास थ्रू कर जाएगा, ठीक है, जब उसमें से पास थ्रू कर जाएगा। ये हमारे पास, इसको यूं कर लेते हैं, ये इस डायग्राम के लिए, जब उसमें पास थ्रू करेगा तो वो राइट पे राइट डिफ्लेक्शन अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे शुरू में आते हुए यहाँ पे नॉर्थ था, यहाँ नॉर्थ बन रहा था, यहाँ साउथ बन रहा था। अब जब बाहर जा रहा है, इसमें से पास थ्रू कर रहा है, तो बताया यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो राइट साइड इसकी, जाहिर बात है फील्ड लाइंस जो है वो कम हो रही है ना, ये क्या बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा, वेरी गुड।
अगर अब दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर जब ये पास थ्रू कर रहा था, अगर पहले इनिशियल जो है इसकी स्पीड मैं कह लेता हूँ 4 मीटर पर सेकंड थी और बाद में इसकी स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकंड, तो बताइएगा कि जो मैग्नीट्यूड होगा ईएमएफ का वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? जो ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, राइट? जितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है, यानी कि अगर स्पीड बढ़ गई तो उतने टाइम बढ़ जाएगा, स्पीड कम होगी उतने टाइम हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर है बेटा क्वेश्चन ये? एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रैक्टिस रहती है ना जब बच्चों की, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है, ताकि उनको आइडिया रहता है क्वेश्चन आते कैसे, तो थोड़ा हेल्प आउट रहता है, उनको खपना कम पड़ जाता है। ठीक है, अब ये मैं कहता हूँ ये दो कॉइल है आपके पास, एक कॉइल है ए और एक कॉइल है बी, ये भी ए हो गया और ये भी क्या हो गया, बी हो गया। ये इनका एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों दोनों एक दूसरे के पैरेलल पड़े हुए, कोएक्सियल भी कहते हैं इनको पड़े हुए। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है करंट इन ए इंक्रीजेस। अगर ए में करंट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ए में क्या हो रही है, करंट इंक्रीज हो रही है, तो क्वेश्चन आता है क्या ये अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे? देखिए, अगर ए में करंट इंक्रीज हो रही हो, ये करंट इंक्रीज हो रही है, तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बढ़ेंगी। अब ये क्या कहेगा, इसको नहीं बढ़ना चाहिए, है ना, है ना बेटा? Yes, sir. तो जिसके नतीजे में ये इससे दूर जाने की कोशिश करेगा, ये रिपेल करेगा। अब ए में करंट डिक्रीज हो रही है, इसकी वजह से इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले के मुकाबले में क्या होंगी, कम होगी, कम होती जा रही है। तो बी क्या करेगा, कोशिश करेगा इसके पास आ जाए, इसके पास आ जाए तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी कि सवाल कॉन्सेप्ट एक ही है, बस घुमा फिरा के उसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपसे क्वेश्चन किए हैं। यहां तक देखिए, क्लियर है बेटा ये लेंस लॉ का हिस्सा? Yes, sir. अब हमारा आखिरी आर्टिकल रह गया, बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। अब हमारा लेंस लॉ खत्म होता है। अब हम चलते हैं एसी जनरेटर पे, ये हमारा आज का आखिरी आर्टिकल है। हमारे पास है ना 15-20 मिनट है, बहुत बहुत सफिशिएंट टाइम है, पहले खत्म कर लेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। बाकी तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, थक तो नहीं गए? Yes, sir. अच्छा, आवाज भी बेटी थकी, मतलब फील हो रहा है बाद में कि थक गए। चले, एसी जनरेटर क्या होता है? एसी जनरेटर बताएं क्या होता है? जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है।
इसका एक और नाम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, डायनामो भी कहते हैं। दो तरह के जनरेटर होते हैं, एक होते हैं मैग्नेटो और एक होते हैं ऑल्टरनेटर। मैग्नेटो क्या होता है, स्मॉल मैग्नेट्स पे कॉम्प्रोमाइज होते हैं, छोटे जनरेटर होते हैं, ठीक है। इनमें परमानेंट मैग्नेट लगा होता है, स्मॉल जनरेटर्स होते हैं जिसमें मोटर्स वगैरह आपके यूं कह लें, एग्जाम्पल के तौर पे जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती अभी इंजन गाड़ियां जो होती हैं, उसके अंदर लगे होते हैं कि इस तरह के, या छोटी मोटी जो खिलौने वाली गाड़ियां होती हैं उसके अंदर होते हैं। ऑल्टरनेटर्स होते हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट से मिलकर बना, तो ये एमसीक्यू लिख रहा हूं। और ये लार्ज जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं, ये पूछे जा चुके हैं सवाल। इसका प्रिंसिपल क्या है, फैराडेज लॉ। ओके, अब हम आपस इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। क्या क्या हिस्से होते हैं कंस्ट्रक्शन में इसकी, permanent magnet, armature, मैं सब कुछ लिखते हैं यहाँ पे। आर्मेचर होता है, आर्मेचर होता क्या है, रेक्टेंगुलर coil bound over आयरन कोर। पहले तो बच्चों को पता होना कि आर्मेचर होता क्या है, इनके में साथ साथ ऐसे कुछ लिखता चला साथ साथ। हमारे पास यहाँ पे आ गया आर्मेचर। फिर हम बात करते हैं इसके जो मेन कंपोनेंट है वो होता है परमानेंट मैग्नेट होता है जो कॉन्केव शेप होते हैं, ठीक है। असल में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कॉन्केव शेप का। कॉन्केव शेप मैग्नेट्स भले परमानेंट हो या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, कॉन्केव शेप मैग्नेट्स यूज करते हैं। कौन बताएगा कॉन्केव शेप से क्यों यूज करते हैं, ताकि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कंसंट्रेटेड हो सके, रेडियल एंड कंसंट्रेटेड। बहुत अच्छा जवाब है। ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब ये आपका प्लेन ऑफ कॉइल जब रोटेट करेगा ना, तो हर पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके रेडियल मिलेगी प्लेन के, और आपको हर पॉइंट पे मैक्सिमम ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होता हुआ मिल रहा होगा। बहुत शाबाश, ताकि हर पॉइंट पे आपको मैक्सिमम कंसंट्रेटेड होकर मिल रहा होगा। वेरी गुड। फिर हम यूज करते हैं यहाँ पे, इसमें कार्बन ब्रशेस यूज करते हैं और स्लिप रिंग्स होते हैं। क्या होते हैं, स्लिप रिंग्स। और यहाँ पे एमसीक्यू मैं ऐसे मेंशन कर रहा हूँ, इन डीसी हम स्प्लिट रिंग यूज करते हैं, करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो और वो सेम डायरेक्शन में रहे। ये दोनों के अंदर इसमें ये एक एमसीक्यू पूछा जाता है, ठीक है बेटा। और फिर होते हैं यहाँ लग जाते हैं कार्बन। कार्बन ब्रशेस का क्या काम होता है, करंट तो कनेक्ट करता है टू या प्रोवाइड करता है टू एक्सटर्नल सर्किट। आपका करंट को आगे कनेक्ट कर रहा होता है एक्सटर्नल सर्किट के साथ, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, और
मैकेनिकल जो मूवमेंट उसमें सोर्स होती है, सोर्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एंड लास्ट हमारा है एंड पे लगा था लोड, जहां पे आप इसको कनेक्ट कर रहे होते हैं। ईएमएफ का जो आपने फॉर्मूला ड्राइव किया था ईएमएफ का, वो क्या था हमारे पास, E इज इक्वल टू 2n, ये आपसे सीधा ये भी पूछ लेते हैं, VBL साइन ऑफ थीटा, तो यहाँ पे इसकी जगह इसको मॉडिफाई करके क्या बना देंगे, NW, B की जगह R ओमेगा आता है हमारे पास, या L, तो ये नवाब बन गया था, क्या बन गया था, नवाब साइन ऑफ थीटा। और बेटा इसके ही सबसे ज्यादा सवाल आते हैं आपके पास, EMF, हम यहाँ पे लिखेंगे नवाब साइन 2 पाई ओमेगा टी, लिख लें, यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें साइन 2 पाई एफ टी। अब जो ईएमएफ का फॉर्मूला है, यहाँ पे जो थीटा है वो याद रखिएगा, जो थीटा है वो किसके दरमियान है, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। इज इट क्लियर? अब वो एंगल वाली बातें कहाँ गई, एंगल वाली बातें, यहाँ पे भी आपने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सब कुछ बताना है। थीटा 90 वगैरह हो तो उसके मुताबिक ईएमएफ क्या बनता है, ठीक है। ईएमएफ मैक्सिमम कब होता है, 90 पे होता है, और मिनिमम 0 या 180 पे होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के एतबार से। इंड्यूस करंट, अगर इंड्यूस करंट की बात की जाए तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, E ओवर R, राइट। और यहाँ पे अगर मैं एक टर्म यहाँ डिफाइन करता हूँ, अगर मैं 90 डिग्री पुट करता हूँ तो E इज इक्वल टू नवाब आ जाएगा, जो कि मैक्सिमम ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये कब आएगा, जब थीटा कितना होगा, 90 होगा, और जो किसको इंडिकेट कर रहा है, मैक्सिमम ईएमएफ को। तो E ओवर R, तो E की जगह पे मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ, देखें इसकी जगह पे हम लोग E नॉट लिख सकते हैं ना, मैं एक फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, E इज इक्वल टू E नॉट साइन 2 पाई एफ टी। तो यहाँ पर देखें मैं E की जगह लिख दूंगा E नॉट, ये पढ़ा हुआ ना आप सब बच्चों ने, अब जो E ओवर R है वो आपके पास क्या कहलाएगा, E ओवर R क्या कहलाएगा, साइन I नॉट साइन 2 पाई एफ टी या ओमेगा टी, यानी कि जो ईएमएफ के फॉर्मूले हैं वही इसके फॉर्मूले हैं। आइए इसके कुछ एमसीक्यू जरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इसका एमसीक्यू, याद रखिएगा जब लूप रोटेटेड होता है, वायर loop rotated in magnetic field, direction of EMF changes once in, अगर आप जो आपका कॉइल है या लूप है उसको रोटेट करें मैग्नेटिक फील्ड में, तो कितनी रोटेशन के बाद, कितनी रेवोल्यूशन के बाद ईएमएफ जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। एक ये क्वेश्चन है। सेकंड,
reverses its direction if frequency is 50 Hz। ये दो अलग अलग सवाल है। AC स्टैंड फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। चलिए बेटा पहला बताएं, लूप कितना रोटेट करेगा? लूप कितना रोटेट करेगा कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो? मेरी बात आ रही? हेलो 180 डिग्री। बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। इसको हम कहते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं हाफ रेवोल्यूशन की। 180 डिग्री यानी कि हाफ रेवोल्यूशन के बाद, क्योंकि हम यहाँ पे मोशन ऑफ कंडक्टर देख रहे हैं ना, तो हाफ रेवोल्यूशन के बाद वो अपना जब रोटेट करता है कॉइल तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। मगर जब हम बात करते हैं एसी रिवर्सेस डायरेक्शन इन एफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो वो 50 टाइम्स ही होता है, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिंग टाइप साइकिल के अंदर करंट अपनी डायरेक्शन एक दफा चेंज करता है। ये एक ऑल्टरनेटिंग साइकिल है। करंट या तो पॉजिटिव है तो फिर या नेगेटिव हो जाएगा, या नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर इस तरह सवाल आता है एसी रिवर्सेस डायरेक्शन फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज देगा 50 टाइम्स, मगर अगर वैसे जनरल पूछा जाए रोटेशनल मोशन के लिहाज से तो हाफ रेवोल्यूशन। और ये वाला सवाल आपके शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में कि इनकंडेंसेंट लैंप रीचेस मैक्सिमम ब्रिलियंस इन 50 हर्ट्ज सोर्स, यानी कि अगर आपसे पीक वैल्यूज का पूछे, पीक वैल्यूज तो कितनी पीक्स आएंगी, तो आप कहते हैं 50 इंटू 2, तो आप कहते हैं 100 टाइम्स पर सेकेंड। देखिए बेटा, ठीक है पॉइंट ये। क्लियर है ये? Yes, sir. ओके बेटा, अभी हमने पीछे स्टार्टिंग में टॉपिक में पढ़ा था कि इंड्यूस ईएमएफ किस पे डिपेंड करती है? करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है ना बेटा? अगर मैं कहूं, यहाँ पे मेरी बात सुनिएगा जरा ध्यान से, अगर मैं कहूं कि मेरे पास यहाँ पे ये इधर गया, क्वेश्चन ही कॉपी करते हैं। टॉपिक खत्म हो गया, मैं सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, ठीक है? अपने अपने टाइम पे इसको इंशाल्लाह वाइंड अप कर देते हैं। तो चलिए बेटा, अब ये कहता है ये इसके करीब जा रहा है, ये इसकी वेलोसिटी है, ये इसकी डायरेक्शन में इसके मूव करीब जा रहा है। कहता है कि ये कॉइल की अगर रेजिस्टेंस कम हो जाए, क्या हो जाए? रेजिस्टेंस कम हो जाए, तो जाहिर सी बात है ये या तो इसको पुश करेगा या पुल करेगा। तो दोनों सूत्रों में जो पुश या पुल है वो पहले के मुकाबले में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? प्लीज पहले पुश क्या रहता है, इंक्रीज और डिक्रीज। पुश और पुल पहले के मुकाबले में इंक्रीज होगा, डिक्रीज हो जाएगा? हेलो बेटा, आपने क्या कहा है अभी? इंक्रीज होगा। हाँ, क्यों? बहुत अच्छा, बिल्कुल सही कहा है। इंक्रीज क्यों होगा? जल्दी बताएं। सही कहा आपने। क्योंकि वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट ज्यादा हो जाएगी और वो अपोज करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। इंड्यूस करंट ज्यादा होगी तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी तो उसको अपोजिशन जो उसको मिल रही है वो पहले के मुकाबले में क्या होगी? ज्यादा मिलेगी।
बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड, शाबाश। एक क्वेश्चन देखे था यहाँ पर, मैंने अक्सर करवाता हूँ ये बच्चों को कि सपोज करें करंट दी हुई है 20 साइन, और ये ओरिजिनल क्वेश्चन है ओरिजिनल वैल्यूज के साथ, और जब भी आएगा हमेशा इसी तरह ही आएगा आपको, ठीक है। I is equals to 20 sin 100 pi t। यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे आप आई नॉट बताएं, और कहता है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या होगी। पहले ओमेगा बताएं, यहाँ ओमेगा क्या होगा, और फिर कहता है यहाँ फ्रिक्वेंसी क्या होगी। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जी बेटा बताइए। देखें हम इसको ओरिजिनल इक्वेशन जो होती है ना उससे कंपेयर करते हैं। जब इस तरह का सवाल आए तो हम इसको क्या करते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन जो होती है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर करेंगे। तो आप आई नॉट तो बता देंगे, सिंपल कंपेयर करके 20 आ जाएगा, ठीक है बेटा। मगर जब आपने ओमेगा बताना है, ओमेगा के लिए आपको किस टर्म को कंपेयर करना पड़ेगा, वो आएगा 100 पाई, ओमेगा आ जाएगा 100 पाई, आई नॉट आ जाएगा 20, चाहे करंट है या वोल्टेज कोई भी क्वेश्चन हो। अब आपने फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला ओमेगा होता है 2 पाई एफ होता है, ये आ जाएगा 100 पाई आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा तो 2 नीचे के डिवाइड होगा, तो फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 50 हर्ट्ज आ जाएगी। कितनी फ्रिक्वेंसी आ गई, और अगर मैं यही कहूं कि यहाँ पे टाइम पीरियड भी निकालें, क्या निकालें, टाइम पीरियड भी निकालिए। मैं अभी करवा रहा हूँ, आपने आगे भी फर्दर याद रखना है कि टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी, हमेशा फ्रिक्वेंसी 50 आती है और उसके मुताबिक टाइम पीरियड की हमेशा एक ही वैल्यू बनती है। तो टी होता है 1/f विच बिकम्स 1/50, तो ये 0 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, और 1/5 होता है 0.2 इंटू 10 की पावर -1, और इसको मैं अगर डेसिमल को पॉइंट के साथ आगे लेके आऊँ 2 बन जाएगा 20, और ऊपर लिख दिया जाएगा -3, ये बन जाता है 20 मिली सेकेंड। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये इस तरह से बहुत बार पूछा जा चुका है। बिल्कुल ठीक है बेटा, 0.02 या 20 मिली सेकेंड हम इसको कह सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके बेटा, अगर आपको फ्रिक्वेंसी दी जाए 50 हर्ट्ज तो ओमेगा निकाल सकते हैं ना आप, यानी कि तो फिर हमने वैसे ही निकाला ना, अगर फ्रिक्वेंसी तो ओमेगा 2 पाई एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। रेट क्लियर। जी बेटा, देखिए इसमें कोई और बात अगर आपके माइंड में है, कोई क्वेश्चन है, नहीं तो मैं अपने एक क्वेश्चन करवा के आज का वाइंड अप करते हैं, फिर मैंने आपको डायग्राम दिखानी है। ओके बेटा, बेटा सब बच्चों क्लियर है ना पॉइंट, ये मैं सिर्फ एक चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यस सर, क्लियर है।
ये आगे ऐसी जनरेटर की डायग्राम। मैं वहां पे पॉइंट ऐड भी कर दूंगा अभी। देखिए जब कॉइल आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना बेटा, ये जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अब आपका जब कॉइल परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है किसके, नॉर्थ और साउथ के, यहां मैं लिख देता हूं पॉइंट आके ताकि याद रहे। When, most important point, when coil is placed perpendicular to magnetic field lines, जब coil perpendicular है magnetic field lines के, ठीक है, और जब क्या है, पैरेलल है। ये सारे बच्चे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास है। तो यहाँ पे पूछता है कि हमारे पास यहाँ पे ईएमएफ क्या होगी, करंट क्या होगी, और उसके लिहाज से यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, और यही तीन चीजें इसके लिए थी। तो देखें इस पॉइंट पे आप मुझे बताइएगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नजर आ रही है ना, तो इस पॉइंट पे आप देखें कि फ्लक्स नजर आ रहा है, फ्लक्स है, आपको नजर आ रहा है फ्लक्स है, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया में से पास कर रही है? यस सर। मगर एरिया में से पास कर रही है, ठीक हो गया, आपने कहा फ्लक्स है, आपने कहा फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम। वेरी गुड। तो बताइए क्या यहाँ पे आपको इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट मिल रहा है आपको? इस पोजीशन पे क्या आपको इंड्यूस ईएमएफ या करंट मिल रहा है? ईएमएफ के लिए आपको एंगल देखना है थीटा, वो बी और बी के दरमियान में होता है। तो इस पॉइंट पे बी और बी आपस में क्या है? पैरेलल है। थीटा क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा ना। तो ईएमएफ भी जीरो हो जाएगी और करंट भी क्या हो जाएगी? चाहे जीरो का लफ्ज आ जाए या मिनिमम का लफ्ज आ जाए, एक ही बात है, ठीक है, उसको आपने पिक करना है। अब यहाँ पर आए दूसरा पॉइंट पे, जब आप इस वाली डायग्राम पे सेकंड वाले पोर्शन पे आए, अब यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान कितना एंगल नजर आ रहा है? 90 डिग्री नजर आ रहा है। मगर आपका जो प्लेन है वो पैरेलल पड़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, और हमें नजर आ रहा है कि यहाँ से इसके ऊपर से फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, इसमें से पास थ्रू नहीं कर रही। तो इस कंडीशन में जो फ्लक्स तो हो गया, वो तो हो गया मिनिमम, और ईएमएफ और करंट क्या हो गया, वो क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम हो जाएंगे। इज इट क्लियर? देखिए पॉइंट क्लियर बेटा? यस सर। आपके पास कुछ भी आ जाए, आपके पास सपोज यहाँ पे कोई एंगल बताता है कि आपका यहाँ पे कोई ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का ये कहते हैं ये थीटा है, आपको इसके दरमियान थीटा कहा जाए, तो ये थीटा कितना होना चाहिए कि आपके पास ईएमएफ मैक्सिमम आ जाए? मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखिए ये वेलोसिटी का वेक्टर बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के, नहीं 0 डिग्री। वेलोसिटी जो है ना, अगर ये यूं है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका वेक्टर है, ये कोई आपका प्लेन एरिया। अब ये वेलोसिटी का जो ये वेक्टर है ना, ये इधर आना चाहिए ताकि v और b के दरमियान एंगल 90 बने, मगर जो यहाँ वाली क्वांटिटी है उसके दरमियान एंगल 0 होना चाहिए। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? तो ये इस तरह के सवाल आपसे पूछते हैं। अब आप देख लें, आपको इसमें कोई और पॉइंट है तो आप पूछ सकते हैं। आज के इतना ही है, और अच्छा खासा आपका अल्हम्दुलिल्लाह काफी कवर हो गया। जी फात बोल रहा था ये भी, यहाँ था ये।